मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाराजगी है आपने, ये यहाँ कोर्ट में क्या करना बाबा? मैं बेस्ट विशेस तभी देता हूं जब लोग नैतिकता के साथ एथिकल वेज में पावर में आते हैं। ये पूरी जो सरकार है अनएथिकल है, अनैतिक है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट इलेक्टेड, दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज मैन्युफैक्चर्ड। प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, इसलिए मैं मात्र उनको बधाई दे सकता हूं, बेस्ट विशेस नहीं दे पाऊंगा। विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। विपक्ष के पास जब जिम्मेदारी थी उसने क्या उसका निर्वहन किया? वो तो नहीं कर पाए। वो सरकार में थे तो मध्य प्रदेश को लूट लिया। अब विकास की सरकार बनी है। जब कांग्रेस की सरकार थी वो आइफा की सरकार थी, अब ये आस्था की सरकार है। जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। नेता भी फिल्मी डायलॉग बोलने लगे हैं, टाइगर अभी जिंदा हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नौजवान अपनी नौकरियों के लिए ढूंढ रहे हैं, परीक्षा देकर भी इंतज़ार कर रहे हैं कब ज्वाइनिंग मिलेगी। तो टाइगर अगर जिंदा हैं तो ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दें। तो अतिथि शिक्षक घूम रहे हैं वहाँ पर। और एक बात जो समझने की है ये है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है या मध्य प्रदेश भाजपा में कांग्रेस का विस्तार हुआ है। ये जरूर दिखाई दे रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना दबदबा वहां पर बनाया है और 101 दिनों का सब्र जो है वो काम आया है। अभी तक बीजेपी में कांग्रेस से कई राज्यों में लोग गए हैं, लेकिन इतनी अच्छी वसूली या इतना अच्छी हिस्सेदारी उन्हें सरकार में कभी नहीं मिली जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्हें मिली है। तो ये एक तरह से बड़ी बात हो सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, अक्सर कहा जाता था कि आप कांग्रेस से बीजेपी में गए तो वहाँ एक सामान्य नेता बनकर रह जाएंगे, लेकिन अब अखबारों के विश्लेषण को देख रहा था तो शिवराज की सरकार में सिंधिया गुट एक अलग गुट है। हालांकि सिंधिया बीजेपी में हैं, लेकिन ये पहली बार सुनाई दे रहा है इस तरह से कि मोदी शाह के ज़माने में कि ये एक सिंधिया गुट है जिसके खाते से ये लोग मंत्री बने हैं। बीजेपी का आम कार्यकर्ता भी इन तस्वीरों को देखकर कभी इन्हें अपनाता होगा, कभी अफसोस से भर जाता होगा कि उनकी सरकार है या कांग्रेसियों की है। इतिहास में दल बदल का इतना अच्छा फल बहुत कम मिला है। गुजरात में भी कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मंत्री पद तो नहीं मिला कि मुख्यमंत्री के गुट के ही कुछ विधायकों को अपने पद से संतोष करना पड़ा, असंतोष से संतोष करना पड़ा, यानी वो मंत्री नहीं बन पाए। तो ये एक मध्य प्रदेश में ये जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, इससे जनता का बड़ा फायदा होने वाला है। और जैसा कि हर सरकार से जनता का ही फायदा होता है। हालांकि बाद में वो अनुराग द्वारी को मैसेज करने लगती है कि हमारा मसला आप कब उठाएंगे। अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, ये बताएं कि ये किसका विस्तार हुआ है मध्य प्रदेश में आज जो हुआ है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार का विस्तार हुआ है या सरकार में जो सिंधिया गुट का विस्तार हुआ है? देखिए, कल अगर आपने देखा होगा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि अमृत मंथन होने पर अमृत तो बट जाता है और विष शिव को पीना पड़ता है। तो विष को ही जो शिव है उनको विष मिला है, क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के लोगों की बात करें तो पिछली सरकार में यानी कमलनाथ की जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से 6 मंत्री थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से 11 मंत्री हैं। अगर 3 और जो कांग्रेस के बागी आए हैं उनको जोड़ दे तो जो 34 लोगों का मंत्रिमंडल है उसमें 14 लोग कांग्रेस से हैं। मुझे नहीं याद है कि इतिहास में और किसी राज्य में कहीं ऐसा हुआ हो कि 59% उस पार्टी के जिसकी सरकार बनी और 41% दूसरी पार्टी के जिसकी मदद से सरकार बनी, यानी पार्टी तोड़कर सरकार बनी। यानी लगभग अब आधे आधे की बराबरी में 9% का इधर उधर है। और अगर इस बार के विस्तार को गणित के हिसाब से देखें, क्योंकि मैं गणितज्ञ का बेटा हूं, तो लगभग 230% फायदा हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे को, अगर उन मंत्रियों को आप संख्या के हिसाब से
जोड़ें और भाग दें तो ये 230% जाकर बैठता है रवीश जी। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि ये बीजेपी में कांग्रेस का ही विस्तार हुआ है और साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें विजयी बनकर निकले हैं। संभवतः मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में शायद इकलौता ऐसा राज्य होगा मध्य प्रदेश। हम कहते हैं वैसे भी कि एमपी अजब है, सबसे गजब है कि 14 मंत्री जो अभी बने हैं वो सारे वो विधायक थे जिन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। यानी 14 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अभी अपने आप को विधायक बनाना है, यानी उपचुनाव में खड़े होना है, यानी वो मंत्री हैं लेकिन विधायक नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत अचरज भरी बात है जो कि मध्य प्रदेश में ही संभव हुआ है। लेकिन सत्ता बदलती है, ये सब चीजें चलती हैं। जो कल तक अनुराग बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया घूम घूम कर ये कह रहे थे कि अगर कर्ज माफी नहीं होती है जी तो मैं सड़क पर उतरूंगा, अब उनकी सरकार वापस से दूसरी पार्टी में है, पता नहीं क्या होगा। इस सरकार ने तो साफ तौर पे कह दिया कि कर्ज माफी एक बड़ा गड़बड़ घोटाला था और इसको शायद आगे नहीं बढ़ाएंगे जी। अनुराग, एक क्षेत्रीय हिसाब से देखें तो क्या वहां के ज्यादा लोग मंत्री बनाए गए हैं जहां उपचुनाव होने हैं? ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक जिले के 3-3 मंत्री बन गए, जबलपुर से कोई मंत्री ही नहीं बना, पहली बार शायद ऐसा हुआ। जी रवीश जी, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव होना है, 16 सीटें और वहां से लगभग 9 मंत्री अब बन गए हैं, तो ये तो एक सियासी मजबूरी हो सकती है। लेकिन रीवा संभाग यानी विंध्य का क्षेत्र जहां से बीजेपी ने इस बार सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, वहां से भी किसी को मंत्री नहीं बनाया है। महाकौशल से जबलपुर के इलाके से भी कोई मंत्री नहीं बना है। वहीं अगर आप बुंदेलखंड में सागर को देखें तो एक ही जिले से गोविंद सिंह राजपूत जो सिंधिया के करीबी थे वो पहले विस्तार में ही मंत्री बन चुके थे और इस बार गोपाल भार्गव जो नेता प्रतिपक्ष हैं और भूपेंद्र सिंह जो शिवराज सिंह के करीबी हैं, यानी एक जिले से 3-3 मंत्री बन गए हैं। तो उमा भारती कह रही हैं और इसमें से कहीं ना कुछ सच्चाई भी है कि जातिगत संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, तो इसको भी आने वाले चुनाव के मद्देनजर ही देखना होगा। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी के अंदर खेमे में भी चर्चा ये है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये अगले 6 महीने तक है। यानी वो मान के चल रहे हैं कि कई लोगों को कांग्रेस से जो आए हैं उनको जिनको टिकट दिया गया है, जिनको मंत्री बनाया गया है, वो शायद चुनाव हार जाएं और उसके बाद जो बीजेपी के लोग खाली बैठ गए थे शिवराज सिंह के करीबी, उनकी लॉटरी लग जाएगी और वो मंत्री बन जाएंगे। शायद इस गुना गणित के आधार पर वो अभी चुपचाप बैठे हैं। नहीं तो विरोध भी शुरू हो चुका है। जो रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय के बहुत करीबी हैं और कल तक तय था कि वो मंत्री बनेंगे और हमने भी एक लिस्ट अपनी बनाई थी, लेकिन रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उन लोगों को फोन गया कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी रमेश मेंदोला मंत्री नहीं बनेंगे। वैसे ही मंदसौर से यशपाल सिसोदिया हैं, वो भी तीसरी दफे विधायक है, विधानसभा में काफी तीखे सवाल पूछते हैं, उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। उनके समर्थक भी वहां पर धरने प्रदर्शन पर उतर आए हैं। क्या इसे ग्वालियर मंत्रिमंडल कहा जा सकता है अनुराग, और क्या इसे कहा जा सकता है कि बीजेपी में जो पुराने नेता रहे उनके गुटबाजी या उनके दिन चले गए और अब इन लोगों के में सिंधिया गुट प्रभावशाली हो गया? एक और बात मैं जनता को, दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि 23 मार्च को इस सरकार ने शपथ ली थी और 24 मार्च को तालाबंदी हुई थी। तो जिस वक्त आपको तालाबंदी कोरोना से लड़ने की योजनाएं बनानी थी, उस वक्त महाराष्ट्र में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और गिराने का खेल चल रहा था। कमलनाथ कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। आप अपने जवाब में इसको भी शामिल कीजिएगा कि वो क्या एकदम संत महात्मा हो गए हैं कि सरकार गई तो गई, लगता नहीं है कि किसी ने उनकी सरकार छीनी है। कमलनाथ ट्वीट करते नजर आते हैं, तो ज्यादातर आप उनको ट्विटर पर सक्रिय देखेंगे। अपने क्षेत्र में भी वो इस कोरोना काल में एक बार गए थे या शायद 2 दफे गए थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज्यादातर ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। अभी भी उन्होंने ट्वीट कर दिया है। तो जो जमीन पर उतरकर लोगों को बताने की जरूरत थी, लड़ाई करने की जरूरत थी, उसमें कांग्रेस दिख नहीं रही है अभी भी। पेट्रोल को लेकर के प्रदर्शन जरूर हुआ था, उसमें से कुछ कांग्रेस के नेता जैसे दिग्विजय सिंह हो, चाहे जीतू पटवारी हो, और बाकी के नेता हैं जिला मुख्यालयों पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन आपने सही कहा रवीश जी कि कमलनाथ बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। और कांग्रेस को लेकर भी एक बात मैं कह दूं कि बड़ा अजीब सा यहाँ पर अब जाकर कल या परसों में उनको जाकर नेता प्रतिपक्ष औपचारिक तौर पर कहने की बात चल रही है। नहीं तो जैसा हम पहले कह रहे थे कि अजीब सा राज्य हो गया कि विधानसभा है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, 5 मंत्री हैं, पूरा मंत्रिमंडल नहीं है, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो एक कमजोर विपक्ष का फायदा तो सत्ता पक्ष जरूर उठा रहा है, लेकिन ये जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें भले ही जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई है, ज्यादा मंत्री पदों से नवाजा गया है,
लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता इनको कैसे लेती है। जैसे आपने कोरोना का जिक्र किया तो बहुत अच्छी बात है, तुलसी सिलावट है, सांवेर से विधायक है और ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के वक्त में। और मुझे इनका बयान याद है, फरवरी में हमने इनसे एक बार सवाल पूछा था, तब इन्होंने कहा था जब कोरोना की आहट हुई थी कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है, हमने ये कर लिया है, वो कर लिया है। और महीने भर बाद पता लगा कि 8 तारीख को उन्होंने एक प्लेन पकड़ी और सीधे बैंगलोर चले गए और उसके बाद उन्होंने पार्टी ही बदल ली। और इसके मद्देनजर आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जहां से वो आते हैं, इंदौर, वो एक वक्त में मृत्यु दर उसमें देश में सबसे ज्यादा थी और पूरा मध्य प्रदेश भी कोरोना से जूझ ही रहा है, कई लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे नेताओं को जनता कैसे लेगी जिन पर दायित्व था कोरोना काल में जनता की हिफाजत का, वो अपनी राजनीतिक सियासत बना रहे थे। उनकी नाराजगी हो सकती है अपनी पार्टी से, इससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन उनके पास एक ओहदा था, एक दायित्व था। ये सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल का गठन मैंने, आपने या सत्ता पक्ष ने नहीं किया, ऐसे लोगों को चुना क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। ऐसे ही लोगों को जनता भी चुनती है और ऐसे ही लोग पार्टियों में भी जगह पा जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये जानकारी देने के लिए। जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। जो पैसेंजर का किराया है वो जो तय करते हैं, जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर जो भी तय करेंगे, उनको जो उसी सेगमेंट में एरोप्लेन का किराया है और उसी सेगमेंट में एयर कंडीशन बस का किराया है, उन दोनों से समन्वय बना के ही अपना किराया लेके वो फिक्स कर सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी दिन प्रतिदिन स्थानांतरण करती है भारतीय रेलवे और 1.5 करोड़ इसके लगभग रोजगार पर नुमाइंदे हैं, मुलाजिम हैं। और विश्व में आप कोई भी एक्टिविटी लें, सिर्फ रेलवे की बात नहीं, रोजगार देने वाली कोई भी एक्टिविटी तो विश्व में 7वें नंबर पे रोजगार देती है भारतीय रेलवे। यह है इसका सौजन्य, यह है इसका सौष्ठव, यह है इसकी जगह, यह है इसकी व्यापकता, यह है इसकी एक दूरगामी रीच। अब इस संदर्भ में हमें बड़ा अचरज लगता है, अजीब लगता है, विस्मय होता है, समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार की राजनीतिक जिद चल रही है। तो एक तरह से आपने देखा कि क्या रेलवे का निजीकरण हो गया है, होने लगा है। मैं पर्ची लाया हूं, अगर आप गूगल में जाकर इंटरनेट में रेलवे का निजीकरण नहीं होगा पीयूष गोयल हिंदी और अंग्रेजी में टाइप करेंगे तो कई तरह के बयान होंगे, लेकिन 3 बार इन्होंने सदन के भीतर बोला है। 17 मार्च को और 22 नवंबर को, 17 मार्च 2020, 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। ये बात क्रिस्टल क्लियर है। जुलाई 2019 में लोकसभा में पीयूष गोयल ने लिखित जवाब में बोला है कि किसी विशेष ट्रेन की पहचान नहीं की गई है जिसे प्राइवेट कंपनी चलाएगी। उस वक्त लखनऊ जाने वाली तेजस ट्रेन को, तेजस एक्सप्रेस को प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने का एक बयान आया था। जनवरी 2020 में इंदौर में रेल मंत्री कहते हैं कि रेलवे देश और देश की जनता की धरोहर है, इसका निजीकरण नहीं होगा। अक्टूबर 2019 में इनका बयान मिलता है कि निजी निवेश होगा, निजीकरण नहीं होगा और जब तक हमारी सरकार है या हम सरकार में हैं, निजीकरण नहीं होगा। अब देखिए कि ये हाल है रेल मंत्री के बयानों की। 4-5 बयान निकालकर हमने बता दिए जिसमें वो कहते आ रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। अब रेलवे बोर्ड के सदस्य कहते हैं 5% होगा। तो जब आप सदन में कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, तो क्या ये बात फिर वापस सदन में नहीं ले जाना चाहिए था और लोकसभा और राज्यसभा में इस बहस को नहीं ले जाना चाहिए था कि हमने यहां कहा था, इसलिए हम बता रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा। आप मार्च के महीने तक कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि निजीकरण होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में साथ में निवेश करेंगे। भारत की जनता को भी उस निवेश में सहभाग लेने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। तो आपने देखा कि पीयूष गोयल आपको स्पष्ट कर रहे हैं सदन में और सदन के जरिए जनता को कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा।
परिमल, जरा बताइए कि अभी जो रेलवे ने कदम लिया है ये कौन सा करण है? निजीकरण है या कोई और करण है? बात कह के सदन से पलट जाने का कोई करण है ये? नहीं, बात सही है कि ये निजीकरण ही है और बार बार इस बात को लेके हमने भी सुना था कि ये बार बार मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा था कि निजीकरण नहीं होगा, लेकिन कल इन सब चीज़ों पे विराम लग गया जब रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन को लेके रेलवे ने लंबा चौड़ा बयान दिया कि कुछ प्राइवेट पार्टी है जो ट्रेन ऑपरेट करेंगी और 151 ट्रेनें ऑपरेट करेंगी। जो दलीलें दी गई हैं वो दलीलें कुछ इस तरह से हैं कि मॉडर्नाइजेशन कोच का किया जाएगा जिससे आप वर्ल्ड क्लास ट्रैवल का आनंद ले सकेंगे, ट्रैवल टाइम घटेगा, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे, मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। ये कुछ दलीलें हैं जो दी गई हैं और बताई गई और पुख्ते तौर पे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही दलीलें दी गई कि ये सब वजह हैं जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। एक और चीज़ इसमें बताई गई कि जो ट्रेनें अभी हम चला रहे हैं वो 4000 किलोमीटर पे हम मेंटेनेंस करते हैं। जो मॉडर्न कोचेज आएंगी जो मेक इन इंडिया के तर्ज पे होगी, जो अभी तक बताया गया है, वो 40,000 किलोमीटर पे मेंटेनेंस करना पड़ेगा, यानी महीने में एक ही बार उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें और भी इसमें साफ है कि ये कहा गया है कि अगर कुछ पैरामीटर तय किए गए हैं, जैसे पंक्चुअलिटी को लेके पैरामीटर है, मेंटेनेंस को लेके पैरामीटर है, अगर उसको मीट नहीं करती हैं ये प्राइवेट पार्टी तो उस पर पेनल्टी भी लगाया जाएगा। तो सीधे तौर पे निजीकरण की दिशा में जो बहुत लंबे समय से सुगबुगाहट चल रही थी, कई सारी बैठकें हो रही थी, उस पर विराम कल शाम से लग गया। परिमल, हम ये जानना चाहते हैं कि रेलवे के यूनियनों का क्या कहना है और ये सब जो दलीलें दी जा रही हैं कि ट्रेनें टाइम से चलेंगी, तो सरकार क्या अभी तक टाइम से नहीं चलाने में सक्षम है? रेलवे का अपना इतने दिनों का सिस्टम है जिसमें बहुत सी रेलगाड़ियां समय से भी चलती हैं और ये जो कोच है क्या रेलवे ही बना रही है जो 40,000 किलोमीटर के बाद इससे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है? इस तरह के जो बहाने दिए जा रहे हैं, कोच की तस्वीरें तो पिछले कई साल से पीयूष गोयल ही ट्वीट करते हैं कि भारतीय रेल की कंपनियों ने, अलग अलग कोच कंपनियों ने आधुनिक कोच बनाए हैं। अब अचानक से कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी आ गई है कि जिसके लिए आप इस तरह के बहाने बना रहे हैं? क्या ये कोविड-19 का फायदा उठाकर रेलवे को निजी हाथ में देने की कोई तैयारी चल रही है या तैयारी पूरी हो गई है जिससे अब हम देख रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें लगातार, आपके सवाल बहुत सारे हैं, उसमें जवाब देना बहुत जरूरी है, एक एक करके मैं जवाब देता हूं। कुछ हमने हफ्ते भर 10 दिन पहले देखा था कि रेलवे ने ये कहा था, कंपेयर करके पिछले साल से 2 महीनों की तुलना इस बार की थी तो 58% उसकी जो कमाई है वो घटी थी, यानी कोविड के दौर में जो कमाई है वो घटी थी। फाइनेंशियल कमिश्नर को लिखा गया, फाइनेंशियल कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी थी तमाम जोन के जीएम को कि जो जो कटौती आप कर सकते हैं वो कीजिए। कई सारी चीजें थी, उसमें फर्नीचर नहीं खरीदना था, टेबल कुर्सी नहीं खरीदनी थी, कंप्यूटर नहीं खरीदना था, नई गाड़ियां नहीं लेनी थी, फंक्शन त्यौहार कम करने थे, वर्चुअल मीटिंग पे जोर देना था। तो ये कोशिश और कवायद 10 दिन पहले शुरू कर ली गई थी कि जहां जहां आप हाथ समेट सकते हैं वो हाथ समेटिए, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि रेलवे मेंस फेडरेशन नाराज जरूर है लेकिन उस तरीके से आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा है जो आम दिनों में करता था। शिव गोपाल मिश्रा से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत कदम है, ये अच्छा कदम नहीं है। जब दूसरे सारे देश जो है वो राष्ट्रीयकरण की ओर जा रहे हैं तब निजीकरण की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो आवाज बहुत प्रखर और मुखर होकर निकलती हुई नहीं दिख रही है। और यहां पर जो कहा जा रहा है, जो कोचेज हैं वो कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया होगा, लेकिन उसको कौन बनाएगा इसको लेके बहुत स्थिति साफ नहीं है। लेकिन अपनी दलीलें जो आमतौर पे थोपी जाती है कि हम सही हैं और हमने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही है, उस दिशा को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और चीजों को लेकर बताया गया। लेकिन आप अपनी ही बात करेंगे, जो आपकी बात है, जो आपकी जबान में है, जो आपके दिमाग में है, आप वही बात करेंगे और उन्हीं चीजों को रखा गया। हम बहुत सारी क्वेरी वहां पे शांत जरूर हुई, लेकिन ये जो दिशा में बहुत दिनों से जो चल रही थी चीजें कि निजीकरण होगा नहीं होगा, बैठकों का दौर चल रहा था, उस पर आखिरकार विराम लग गया और 2023 के अप्रैल से ट्रेनें चलनी भी शुरू हो जाएंगी जो प्राइवेट पार्टी ऑपरेट करेंगी। जी, और एक और बात देखने की जरूरत है कि रेलवे सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था है। ये एक सरकारी संस्था जरूर है मगर इसने इतने दिनों तक सिस्टम को चलाया है। अब ट्रेन देरी से चल रही है। आप पिछले 2 साल पहले जब हमने रेल सीरीज चलाई थी तब यही कहा गया कि कुछ सेक्टर में पटरियां बिछाने का काम हो रहा है, उसके बाद ट्रेनें टाइम से चलेंगी, तो उस सेक्टर में काम क्या पूरा नहीं हुआ? इस तरह के बहाने बनाकर अभी तक किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि वो रेलवे के निजीकरण के मामले को छू दे।
तो अलग अलग तरीके अपनाए गए, कभी जमीन देकर, कभी प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को घुसाया गया। इस वक्त जब प्राइवेट कंपनियां भीतर से चरमरा रही हैं तो क्या उन्हें या पता नहीं किन्हीं खास को या पता नहीं किस वजह से रेलवे की बची हुई जो संपत्ति है वो उन्हें सौंपा जा रहा है, ये भी एक देखने का नजरिया हो सकता है। जब 2018 का समय आया था और लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा था तो लोको पायलट की 1 लाख वैकेंसी निकाली गई थी। आज भी उस वैकेंसी की अपॉइंटमेंट रेलवे ने पूरी नहीं की है और कभी भी पीयूष गोयल इस पर बोलते नजर नहीं आते, जबकि ट्विटर हैंडल पर रोजाना देश भर के छात्र, भोपाल हो, गोरखपुर हो, हर जगह के ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। तो जब खुद रेलवे ने अपने रोजगार देने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है तो प्राइवेट सेक्टर कैसे लेकर आएगा इस क्षेत्र में रोजगार, खासकर एक ऐसे समय में जब प्राइवेट सेक्टर चरमरा गया है, उसके पास जो रोजगार था उसमें धड़ाधड़ लोग निकाले गए हैं। कहां तो इस सरकारी सेक्टर को मजबूत कर इसमें सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को हाथ में देने का ये इंतजाम हो गया। लेकिन वो भी 3 बार सदन में भीतर कहने के बावजूद कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, मार्च से लेकर जुलाई के बीच में ऐसा क्या बदल गया कि रेलवे के निजीकरण का ये प्रस्ताव रख दिया गया? क्या अब रेलवे एक पूरी तरह से 5% की बात कही जा रही है, ये 5% भी कम नहीं है। 150 ट्रेनें आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहे हैं। क्या विपक्ष की बात में दम नहीं है कि इसकी बहस संसद में होनी चाहिए? लेकिन उस बहस से भी क्या फायदा, बहुमत से तो कुछ रुकने वाला नहीं है। बहरहाल ये रेलवे का निजीकरण अब दौर यहां से शुरू होता है। अब हम चलते हैं बिहार, जहां से इरशाद ने एक वीडियो बनाकर भेजा है। वो बता रहे हैं कि कई दिनों से मीरगंज से सिवान जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटा पड़ा है और बरसात के दिनों में कादो कीचड़ से भर जाता है। गाड़ी चलाने के नाम पर हैंडल काटते काटते परेशानी हो जाती है। फसल भी है देखा मेन रोड फसल पर गाड़ी दिखा बने लगल तो फिर बोलल का शुरू कर देली। थाउजेंड भी दिखा था। बंद करें ऊपर पूरा देखा ना। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7 और हम आपको बता दें कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन हुआ है। 1031 एक कॉल नंबर जारी किया गया है, जहां अगर आप डोनर हैं, दे सकते हैं। 14 दिन हो चुके हैं ठीक हुए, तो आप वहां फ़ोन कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली ने भी माना कि कोरोना से प्लाज्मा देने से हर कोई ठीक नहीं हो सकता है। जैसे संजीव यादव इंस्पेक्टर दिल्ली के, जिनका निधन हो गया कोविड-19 से, उन्हें 2 बार देने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी बचती है तो इसे आजमाने में क्या हर्ज है। शरद शर्मा ने जाकर प्लाज्मा बैंक के भीतर से जाकर रिकॉर्डिंग की है और आपके लिए दिखाने का प्रयास किया है ILBS से कि ये प्लाज्मा बैंक काम कैसे करता है और इसकी क्या खूबियाँ हैं। कोरोना के ट्रीटमेंट के मामले में दिल्ली आज बाकी देश से एक कदम आगे निकल गई है, क्योंकि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो तैयार हो गया है, शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल में ये प्लाज्मा बैंक जो है ये शुरू हुआ है। और आइए आपको दिखाता हूँ कि प्लाज्मा बैंक दिखता कैसा है। आमतौर पर आपने नॉर्मल बैंक देखे हैं, ब्लड बैंक भी देखे हैं, पर ये पहली बार पूरे देश में पहली बार जो है प्लाज्मा बैंक जो है ये
बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो कोरोना से जो मरीज़ ठीक हो चुके होंगे, दूसरे मरीजों के लिए जो अभी मरीज़ हैं वो यहाँ पर अपना जो प्लाज्मा है वो दे रहे हैं। ये देखिए मरीज़ हैं और इन सबको वाकई में आपकी सराहना इनकी करनी चाहिए कि ये किसी की जान बचाने के लिए खुद आगे आए हैं। और डॉक्टर एस.के. सरीन है मेरे साथ में, जो कि डायरेक्टर हैं ILBS अस्पताल के, और ये पूरा प्लाज्मा बैंक जो है वो डॉक्टर सरीन की देखरेख में चलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नॉर्मली में ये बता दीजिए बहुत साधारण भाषा में कि ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, जिसको लोगों को ना भी पता हो। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो है आप देखेंगे कि जैसे ब्लड दिया जा रहा है, हाँ। पर इसमें ब्लड नहीं आ रहा। अच्छा, आप देखेंगे कि जा तो ब्लड रहा है, हाँ, पर ब्लड डोनेट नहीं हो रहा है। इसमें से ये जो कलर येलो कलर का फ्लूइड है ये प्लाज्मा है। अच्छा, तो अपन जब देते हैं तो ब्लड वाला बैग में ब्लड ही निकलता। इधर भी देखेंगे हाँ, तो जब ये लोकेन दे रहे हैं इसमें सिर्फ ये जो है ना ये प्लाज्मा है। तो सेम चीज़ें हैं मतलब ब्लड नहीं आ रहा है। हाँ। तो लोगों को ये डर कि साहब मेरा खून निकल गया, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, वो नहीं होता। ब्लड जाएगा इस मशीन में, घूम के सिर्फ प्लाज्मा आएगा और बाकी के रेड सेल वापस चले जाएंगे। ओह, तो ये पहली बार, अभी तक मैं भी स्टोरी कर रहा था लेकिन पहली बार ग्राउंड जीरो पे देख रहा हूँ कि निकाल तो ब्लड ही रहे हैं लेकिन निकल प्लाज्मा रहा है। ये प्लाज्मा है जिसकी हम बात करते हैं, और यही प्लाज्मा जब मौजूदा कोरोना मरीज के शरीर में जाएगा, खून में जाएगा, तो वो रिकवर होगा। तो जब हम ब्लड लेते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि ये कोरोना से पीड़ित थे, फिर इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई, मतलब कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन गई, और फिर उसका लेवल देखते हैं कि अगर लेवल हाई है मतलब ये स्ट्रॉन्ग आदमी है, इसकी बॉडी से कोरोना निकला है और इसका प्लाज्मा किसी को देंगे तो वो बहुत यूज़फुल होगा। अब ये देखिए हंस रहा है, आराम से लेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और विद इन 30 मिनट्स ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। एक मिनट आपसे मैं अभी दोबारा बात करूँगा, एक बार इनसे बात करूँगा। आपका क्या नाम है सर? सर विनय प्रकाश। विनय, आपको कोरोना कब हुआ था, कब ठीक हुए आप? मेरे को सर कोरोना सर 20 मई को हुआ था एंड सर 1 जून को मेरा सर रिपोर्ट सर नेगेटिव आया था। अच्छा, तो सर मेरे लिए सर ये सर एक अच्छी बात है कि सर जो सर सिक पेशेंट हैं, हाँ, वो मेरे प्लाज्मा सर उनके सर ये सर यूज़ में आएगा। वो आप क्या करते हैं? जूनियर टेक्निकल हैं? जूनियर टेक्निकल स्टाफ। अच्छा, तो कैसे प्रेरित हो रहे हैं, मतलब आपको पता भी नहीं है कि आप किसके लिए जो है प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं? हमें तो अच्छा लग रहा है सर के डॉक्टर सरीन सर के साथ में हमारा हेड ऑफ द डायरेक्टर सर है, उसके लिए अच्छा है सर। हमें दे आपका प्लाज्मा किसी का जीवन बचा सकता है। जी। सर एक चीज़ आज मुख्यमंत्री जी ने बताई कि ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत सख्त है, और इसके चलते जो है बहुत से लोग जो हैं मतलब प्लाज्मा डोनेट शायद चाहकर भी ना कर पाए। ये बात सही है, क्योंकि हमारा एम जो है ना डोनर की सेफ्टी भी है। हाँ, जैसे जो डोनेट करे वो भी स्वस्थ रहे। अब जैसे किसी को किडनी डिजीज़ है या लिवर डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, वो डोनेट करे और उसे कुछ हो जाए, तो हम तो ये नहीं चाहते हैं। या किसी को कैंसर हुआ हो पहले, या उम्र ज़्यादा हो गई हो, तो उन लोगों को, या वेट कम हो, हीमोग्लोबिन ही कम हो, 8 से कम हीमोग्लोबिन हो, वो कैसे देगा? तो ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया किसी भी डोनेशन के लिए है। अच्छा, एक बहुत से लोगों को जिस पर बहुत ही अचंभा हुआ वो ये था कि कोई भी महिला अगर कभी प्रेग्नेंट रही हो, तो चाहे वो अभी हो चाहे कभी भी लाइफ में रही हो, वो प्लाज्मा नहीं दे सकती। उसका थोड़ा रेगुलेशन यही है, ये ब्लड डोनेशन में होता है कई बार कि HLA की एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब बच्चे में और माँ में कोई एंटीबॉडीज बन जाती है। अच्छा, तो इसलिए उसको भी नहीं लेते हैं, प्रेफरेबली अवॉइड ही करते हैं। ये भी एक योजना है कि जो भी प्लाज्मा डोनेट करता है उसको इस तरह का गौरव पत्र दिया जाता है। तो थोड़ा ये बताइए सर, नाम आपका? अजय प्रकाश आर्य जी। जी। क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ। अच्छा, वो भावना जानना चाह रहा हूँ, किस भावना के तहत आप हैं, क्योंकि आप एक तरह से दान कर दे रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपने किसके लिए दान किया है। एक्चुअली जो है ना ह्यूमन नेचर है, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की कुछ फीलिंग आती है। लोगों को ये कैसे सर एश्योर करेंगे कि जिनको संक्रमण हो गया उनको दोबारा नहीं होगा यहाँ पर डोनेशन करने माने में? नहीं, ये तो सारा कोविड फ्री एरिया है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होती है। तो अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो डोनर्स के ऊपर है, क्योंकि बैंक जो होता है, बैंक तब चलता है जब लोग उसमें पैसा डालते हैं। तो प्लाज्मा बैंक जो है वो प्लाज्मा से चलेगा, प्लाज्मा वो लोग देंगे जो
कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो जितनी बड़ी संख्या में लोग दान करेंगे प्लाज्मा, उतनी ही बड़ी संख्या में फिलहाल, क्योंकि और कोई दवा कोरोना की उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो प्लाज्मा थेरेपी के अलावा और कोई विकल्प फिलहाल बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। दक्षिण दिल्ली के ILBS अस्पताल के दिल्ली प्लाज्मा बैंक से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि इसी ILBS में जब डॉक्टर सरीन ने शुरू में प्लाज्मा थेरेपी देने का प्रयास किया तो तुरंत ICMR के ज़रिए इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगर इससे किसी की भी जान बचती है तो इतने लंबे समय की बर्बादी हुई, क्या पता और लोगों की ज़िंदगी बच सकती थी। बिहार के चुनाव से जुड़ी खबर है और कोविड-19 से भी, कि जिन्हें कोविड-19 यानी कोरोना हुआ है और हो चुका है वो भी, और जिन्हें हुआ है चुनाव के वक्त वो भी पोस्टल बैलेट से वोट दे सकेंगे और 65 साल से ऊपर के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से वोट दे सकेंगे। तो इस बार बिहार के चुनाव में ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग पोस्टल बैलेट से वोट दे पाएंगे, ये खबर देखिए। और हाँ, दूसरी बात यह है कि नीट और JEE की परीक्षा के बारे में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद फैसला होगा कि ये दोनों परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। अब कोलकाता में कॉफ़ी हाउस खुल गई है 101 दिनों के बाद। कॉफ़ी का आनंद लीजिए, ज़रूरी भी है, शाम का वक्त है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है जो 101 दिन का बाद हम लोग फिर वापस आ रहे हैं। बहुत कस्टमर है, कॉफी हाउस को बहुत प्यार करते हैं। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, सैनिटाइजर, थर्मोकॉल स्कैनिंग करके आप लोग को पूरी तरह सेफ्टी के साथ हम लोग अंदर लाएंगे। आदमी का परिवार आप लोग का आने से ही हम लोग का बच सकता है। 19 ईयर्स हम लोग इधर आते हैं, हर सुबह एनिवर्सरी का। फिर कल तक मेरे को इतना मतलब खराब लग रहा था कि इस साल हम नहीं आ पाएंगे कॉफ़ी हाउस में। लेकिन जब न्यूज़ में सुना कि 2 तारीख को कॉफ़ी हाउस खुल रहा है, आपको नहीं बता पाएंगे मैं कितना खुश हूँ कि इतना दिनों के बाद मेरे को इधर पे आने का फिर से चांस मिला। कॉफ़ी हाउस मतलब दोस्तों से मिलना, उनसे बातें करना, फीलिंग शेयर करना, एक अलग ही इसका अलग ही एक मज़ा है। ये मज़ा ही चला गया था ज़िंदगी से। ये 100 दिन हम कैसे बिताए हैं हम ही जानते हैं। झांसी के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं गौरव अग्रवाल। 28 जून को वो ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री को, पीएमओ को। आदमी कितना डायरेक्टली सीधा पीएमओ को ट्वीट करता है, सीएमओ को, योगी आदित्यनाथ को, कि 2 दिन से मेरे माँ बाप व बच्चों को रोक कर रखा है, नहीं कर रहे हैं कोरोना टेस्ट। झांसी, योगी जी के आगमन पर केवल राजनेताओं के हो रहे हैं टेस्ट, आम जनता हो रही परेशान। ये बिल्कुल न्यूज़ चैनलों वाली भाषा है, लेकिन आम लोगों को न्यूज़ चैनल ने यही भाषा दी है। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, कृपया ध्यान दें। गौरव अग्रवाल ने आज रविश रंजन को बताया कि 8 लोगों के टेस्ट हुए, सैंपल लिए गए और 5 दिन बाद 5 लोगों के सैंपल आए हैं, अभी भी 3 लोगों के नहीं आए हैं। ये है झांसी का हाल। वहाँ से बड़ी संख्या में लोग हमें लिख रहे हैं कि आप झांसी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मृत्यु दर बहुत अधिक है। रविश, आप झांसी की बात बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए रवीश जी, झांसी में 200 जो है वो कोरोना के संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मृत्युदर के मामले में झांसी जो है वो इस समय टॉप पर है। आज हमने पता करने की आखिर कोशिश की कि आखिर मृत्युदर ज्यादा क्यों है झांसी की। तो झांसी के मेडिकल कॉलेज के कई सारे डॉक्टरों से हमारी बात हुई। डॉक्टरों का ये कहना है कि चूंकि बुंदेलखंड की जो जगह है वहां पर पिछड़ापन बहुत ज्यादा है और जागरूकता की कमी है, तो इसके चलते तमाम सारे कोरोना
के जो पेशेंट आ रहे हैं वो लास्ट स्टेज पर आ रहे हैं, तो यही वजह है कि उनको बचाया नहीं जा पा रहा है। लेकिन जब हमने और दूसरे लोगों से पता करने की कोशिश की तो ये पता चला कि झांसी में एक तो सबसे पहली बात है कि टेस्टिंग जो है वो बहुत कम हो रही है। हर रोज तकरीबन 200 से 250 केवल टेस्ट हो रहे हैं, जबकि आबादी जो है वो 25 लाख से ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी है, तकरीबन 150 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो 100 के आसपास में डॉक्टर हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, टेस्टिंग भी कम हो रही है। और दूसरा एक बात और है कि जागरूकता का अभाव है। वो इसलिए अभाव है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर टेस्ट उनका होता है और अगर टेस्ट के नाम पर उनको 5-5, 6-6 दिन, जैसा कि अभी आप जो है वो बता रहे थे कि उनको रखा जाएगा, तो ऐसे में लोगों को ये लगता है कि इस बीमारी को छुपाया जाए, तो इसी के चलते बहुत सारे लोग सामने नहीं आ रहे। गौरव अग्रवाल से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि 8 लोगों की टेस्टिंग हुई है और 8 जो लोग हैं जो परिवार के, वो उनको पैरामेडिकल एक जगह है वहां पर रखा गया है। वो पिछले 5 दिनों से वहां पर हैं, जबकि वहां पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। अब जब 5 दिन के बाद में टेस्टिंग हुई है तो उसमें 8 में से 5 लोग जो है वो निगेटिव पाए गए हैं। अब उनका ये कहना है कि अगर उस जगह पर जहां पर टेस्टिंग के नाम पर लोगों को रखा गया है वहां पर दूसरे जो कोरोना के मरीज हैं, आखिर उनसे अगर उनको संक्रमण होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो निश्चित तौर पर टेस्टिंग में तेजी लानी चाहिए और टेस्टिंग उनकी जगह पर होना चाहिए, ना कि उनको एक जगह लाकर और फिर 3-3, 4-4 दिन तक वहां पर रुकाया जाए और उसके बाद में टेस्टिंग किया जाए और टेस्ट के रिजल्ट जो है वो 3-3, 4-4 दिन के बाद में आए। तो ऐसे में लोग हरास होते हैं, परेशान होते हैं और उनको ये लगता है कि कोरोना की इस बीमारी को छुपाया जाए। वो आसपास के लोकल जो है जो डॉक्टर हैं उनसे अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराना ज्यादा उपयुक्त समझते हैं। तो यही वजह है कि मृत्यु दर इस वक्त झांसी में ज्यादा है और कहीं ना कहीं झांसी के प्रशासन को, मेडिकल कॉलेज को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 1 महीना पहले भी यहाँ पर जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आए थे और मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सारी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो हैं नहीं यहाँ पर और डॉक्टरों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो उन्होंने लापरवाही पर फटकार भी लगाई थी। अब देखते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा जो मृत्यु दर हुई है, अब उसके बाद में जिला प्रशासन क्या सबक लेता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवीश। हमें यही करना चाहिए था, सारे समाज को मिलकर, मीडिया को मिलकर, कि हम लगातार कोविड-19 की तैयारियों को लेकर बात करते रहें। हमारे अपने ही मारे जा रहे हैं, कोई दूसरे देश का नागरिक इसकी चपेट में नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के राजनीतिक मुद्दों की तलाश की जा रही है। कभी किसी को फ्लैट से निकाला जा रहा है, कभी कोई और चीन का मसला आ जा रहा है, कभी कोई और मसला आ जा रहा है। लेकिन इसी बीच कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या भारत में 6 लाख से अधिक हो गई है। 14 दिन में इतनी छलांगें लगाई गई कि 1 लाख से हम लगभग 2 लाख से 6 लाख तक आ गए हैं और 17,800 से अधिक लोगों की मौत हुई है। राजनीतिक खबरें देख लेते हैं। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने संकेत दिया है कि प्रियंका गांधी लखनऊ शिफ्ट हो सकती हैं। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि वो लखनऊ में शीला कौल के घर पर रुकती रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका दिल्ली का घर खाली करने को तैयार हैं और वो जल्द ही घर खाली कर देंगी। प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद अब उनसे घर वापस लेने का कांग्रेस के नेता जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं में इस बात को लेकर जोश दिख रहा है कि प्रियंका गांधी लखनऊ में बस सकती हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने मंत्रिमंडल विस्तार पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्रबुद्धे को पत्र लिखकर कहा है कि उनके सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने जातीय संतुलन पर भी सवाल उठाए। हालांकि अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए लखनऊ पहुंची उमा भारती से जब पत्रकारों ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा तो वो टाल गईं। बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। उसने 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले मतदाताओं के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का फैसला किया है। कोरोना के मरीजों को भी वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलियत दी जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोविड-19 एक महामारी का रूप ले चुका है।
कुछ पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत होती है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए, पर उनके लिए अभी भी काफ़ी मुश्किल है प्लाज्मा डोनर्स तक पहुंचना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऐप बनाया है कोपाल 19, जो कि एम्स में डॉक्टर अभिनव के साथ में कोलैबोरेशन में बनाया गया है। ये ऐप अभी सिर्फ एम्स दिल्ली में उपलब्ध है। जिन पेशेंट्स को प्लाज्मा की ज़रूरत होती है वो अपनी डिटेल्स के साथ में ऐप पे साइन इन कर सकते हैं, उनको हम डोनर से कनेक्ट करवा देंगे। जो ऐप है वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन पेशेंट्स एंड द डोनर्स। अभी के लिए क्योंकि सिर्फ एम्स दिल्ली में ही उपलब्ध है और हमारी टीम लिमिटेड है, हम जो लोग एम्स दिल्ली से कोविड-19 का ट्रीटमेंट करवा के सही होकर घर चले गए, उनको कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या वो डोनेट करना चाहेंगे। आगे चलकर हम ये आशा करते हैं कि लोग अपने आप आकर के अपने आप को इस ऐप पर रजिस्टर करेंगे डोनेट करने के लिए। तो वंस वी हैव द लिस्ट ऑफ द डोनर्स, जब हमारे पास में सारे डोनर्स की लिस्ट रेडी हो जाती है, तब हम उसको ऐप पे डाल देते हैं और सारे डोनर्स की आइडेंटिटीज वेरीफाइड होती हैं। जब पेशेंट्स को लॉग इन करना होता है तो उनसे हम उनका फ़ोन नंबर, नाम, पता, डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स की उनको प्लाज्मा थेरेपी चाहिए, आधार कार्ड, ये सब कुछ मांगते हैं फॉर वेरिफिकेशन, ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो, और उनको डॉक्टर्स के द्वारा दी गई प्लाज्मा थेरेपी के एक्सपेक्टेड डोनर से कनेक्ट करते हैं। इस ऐप के थ्रू काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया है और नवंबर तक दिया जाएगा। क्या सभी 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला है, और मिला है तो क्या पूरा मिला है और कितनी बार मिला है? इस सिस्टम की जांच आप इस बात से कीजिए कि 16 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज दिए जाएंगे। केंद्र सरकार 3,500 करोड़ रुपया खर्च करेगी। अब जानकारी आ रही है कि ज़्यादातर राज्यों ने अनाज लिया और नहीं भी लिया और दिया नहीं। सिर्फ 2 करोड़ भी पूरी संख्या नहीं होती है प्रवासी मजदूरों को अनाज मिलने का। लेकिन 1 जुलाई को ही बीजेपी ने ट्वीट किया है कि 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को अनाज दिया गया है, जबकि खुद सरकार का डेटा बता रहा है कि 2 करोड़ भी मजदूर ऐसे नहीं हैं। तो प्रचार में कुछ और है, अखबार की खबरों में कुछ और है, सच्चाई कहीं और है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव में अभी भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सासाराम की ये खबर है, नसीरगंज की। सिकंदर यादव, जो 33 साल के, हम पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, क्योंकि वो दिल्ली से गांव आए थे ये सोचकर कि यहाँ गुजारा हो जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। दिल्ली जाना चाहते थे, काम नहीं मिला, सिकंदर ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि ये वक्त ज़रूर चुनौतियों भरा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा चुनौतियों का सामना कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लोग भी समाज के बहुत से हैं जो आगे आकर मदद करते हैं, इसलिए हौसला रखिए और ये मान के चलिए कि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब पर बीती है। अब उन बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं कि 24 मार्च की तालाबंदी से पहले इस बीमारी को रोकने के अन्य उपाय पहले किए जाते और तालाबंदी बाद के विकल्प के रूप में आजमाई जाती, तब शायद अर्थव्यवस्था की ये हालत नहीं होती। हम नहीं जानते, असंख्य लोगों की संख्या में इस वक्त काम नहीं है, पैसे नहीं हैं, वो अपने जीवन में इन तनावों का कैसे सामना करते होंगे, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बार बार बोलने के बाद भी वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि 8 करोड़ श्रमिकों को राशन दिया गया, अब बाद में सच्चाई आती है कि 2 करोड़ भी श्रमिकों को ये राशन नहीं दिया गया। तो बताइए किस पर भरोसा किया जाए। इसीलिए देश की बात नियम से देखते रहिए। 6 से 7 नमस्कार।